स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल कर रहे थे जी चैप्टर नंबर 13 के पहले 5 न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर लिए थे। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल नंबर 13.6, कैलकुलेट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ईच सेल इन द सर्किट। एक डायग्राम बनी है, इस डायग्राम के अंदर हमने हर सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं जी डायग्राम। डायग्राम में यूँ है कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस अटैच है। इस रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से दिस इज द रेजिस्टेंस R1, और साथ दोनों तरफ हमने अटैच कर रखी है एक बैटरी। यहाँ पर जो बैटरी लगाई गई, इस बैटरी इस सेल के अंदर एक स्मॉलर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, एंड देन इस सर्किट को हम मूव करवा के दूसरे एंड पे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे सेल के साथ, एक दूसरी बैटरी के साथ। यहाँ पर भी उसी तरह एक स्मॉलर रेजिस्टेंस है और साथ यहाँ पर बैटरी अटैच है 6 वोल्ट्स, और यूँ इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया गया सर्किट को। फर्स्ट बैटरी के साथ मैं मेंशन कर रहा हूँ E1 और इसकी वैल्यू गिवन है जी हमें 24 वोल्ट्स। ये स्मॉलर रेजिस्टेंस R1 और इसकी वैल्यू गिवन है 0.1 ओम। R1 जिससे मैंने नाम दिया, या आप सिंपल R कह लें, डजेंट मैटर। तो इसको मैं वैल्यू का नाम दे, इसकी वैल्यू दी हुई है जी 8 ओम्स। और यहाँ पर एक दूसरी बैटरी है, इसका पोटेंशियल E2, और इस बैटरी के लिए जो वैल्यू है पोटेंशियल की, दैट इज 6 वोल्ट। और यहाँ पर जो स्मॉलर रेजिस्टेंस है, इसको मैं R2 कह रहा हूँ और इसकी वैल्यू गिवन है 0.9 ओम। हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने कैलकुलेट करना है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों बैटरीज़ के एंड के ऊपर, दोनों बैटरीज़ के एंड के ऊपर पोटेंशियल कितना है। तो पहली बैटरी के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम नाम दे देंगे V1, दूसरी बैटरी के लिए हम पोटेंशियल का नाम दे देंगे V2। अब अगर देखा जाए तो दोनों बैटरीज ओपोजिट लगी हैं। ओपोजिट किस तरह हैं? यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, इसका यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जब सर्किट में करंट फ्लो करे, कन्वेंशनली अगर मैं चलूँ, पॉजिटिव से यहाँ से ट्रैवल करना है और यहाँ पर पॉजिटिव से एंटर होकर नेगेटिव में जाना है। इसका मतलब E2 एज़ कम्पेयर टू E1 ओपोजिट लगी हुई। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बैटरी E2 रिचार्ज होना शुरू हो जाएगी ड्यू टू बैटरी E1। तो अगर मैं डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज लेके चलूँ या क्लॉकवाइज भी हो तब भी यही होना, डजंट मैटर। सो सबसे पहले तो हम इसके लिए लिखते हैं जी किरचॉफ्स रूल, और किरचॉफ के मुताबिक हमने इसकी अगर इक्वेशन लिखें तो इसकी इक्वेशन कुछ यूँ बनती है। सोल्यूशन में आ जाए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इस पॉइंट से, यहाँ से इधर मूव किए। सबसे पहले ये बैटरी E2, यहाँ पर एक हम बड़े टर्मिनल से एंटर हो रहे हैं, छोटे टर्मिनल से एग्जिट है। सो वी विल से दैट -E2, देन यहाँ पर इस सर्किट में का करंट हम कह देते हैं I और रेजिस्टेंस है R2, देन वी विल से दैट IR2 माइनस दिस रेजिस्टेंस IR। नेक्स्ट ये रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस के लिए हम लिखेंगे IR1। नेक्स्ट ये बैटरी छोटे टर्मिनल से एंट्रेंस, बड़े टर्मिनल से एग्जिट है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन प्लस E1। ये किरचॉफ का सेकंड रूल और विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो अब हमने करना क्या है? हमने यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो I को कैलकुलेट करने के लिए मैं I की वैल्यूज़ को दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कुछ यूँ लिख रहा हूँ, -E2 प्लस E1 इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस I इंटू R। नेक्स्ट चीज़, राइट हैंड साइड से कॉमन ले लें। अगर हम राइट हैंड साइड से कॉमन लें तो I यहाँ पर कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R माइनस E2 प्लस E1। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर वैल्यू सब्सिट्यूट करनी। E2 की वैल्यू हमें गिवन है 6 वोल्ट
-6 वोल्ट्स प्लस E1 की वैल्यू हमें गिवन है जी 24 इज इक्वल्स टू आई R1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.1 ओम प्लस R2 दैट इज 0.9 देन R which is 8 ohm. Next 24 minus 6 that is 18 is equals to I into 0.1 plus 0.9 189 9 को डिवाइड कर दें from here we can say that I is equals to 9 2s are 18 so I will be equal to 2 ampere. I will be equal to 2 ampere. नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करना था जी पोटेंशियल डिफरेंस. सो द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V1, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे E इज इक्वल्स टू V प्लस आई आर. सो अगर V कैलकुलेट करना हो तो IR को दूसरे एंड पे माइनस करवा देते हैं. सो V विल बी इक्वल टू V1 के लिए लिखें तो हम लिखेंगे V1 विल बी इक्वल टू V1 इज इक्वल्स टू E1 माइनस IR1. V1 is equals to E1. E1 की वैल्यू है 24 माइनस I करंट. अभी हमने करंट फाइंड किया दैट इज 2. करंट की वैल्यू हमने पुट कर दी इंटू R1 और R1 की वैल्यू है 0.1. सो इट विल बिकम V1 24 माइनस 0.2 23.8. So the potential difference across the battery one is 23.8. अब रही बात E2 की, तो इस बैटरी के अंदर ये सर्किट के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हैविंग अ लो पोटेंशियल विद कंपेयर टू दिस बैटरी, सो इट विल गेट रिचार्ज. तो अगर ये रिचार्ज हो जाती है तब हम इसके फॉर्मूले में साइन यूज़ करेंगे प्लस का. V1 इज इक्वल्स टू V2 विल बी इक्वल टू E2 प्लस IR2. ठीक है कि आपने उसमें ऐड करना है IR2 को क्योंकि दिस बैटरी इज गेटिंग रिचार्ज. सो V2 इज इक्वल्स टू E2 के लिए वैल्यू गिवन है 6 प्लस IR2. करंट की वैल्यू हमें गिवन है 2, हमने कैलकुलेट की अभी 2 इंटू R2 और R2 के लिए वैल्यू है 0.9. सो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें so V2 will be equal to 6 plus 1.8 और 6 plus 1.8 will be equal to V2 is equals to 7.8 volts. तो ये है जी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बैटरीज का. नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने न्यूमेरिकल नंबर 13.7. फिर एक डायग्राम है. फाइंड द करंट विच फ्लोज इन ऑल द रेजिस्टेंसेस ऑफ द सर्किट. कि सामने एक सर्किट बना है और हमने उसमें बताना है कि हर रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करता है. तो उसके लिए भी सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी. सो इफ वी स्टार्ट इट, तो सबसे पहले हम इसकी ड्रॉ करेंगे जी डायग्राम. अच्छा, इन सब न्यूमेरिकल्स के लिए किरचॉफ रूल का आना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको किरचॉफ रूल्स नहीं आते तो ये न्यूमेरिकल्स आपसे सॉल्व नहीं होने वाले. सो इस सर्किट के अंदर अब 2 लूप्स हैं, तो डबल लूप वाला भी कॉन्सेप्ट आपको मैंने करवाया हुआ है. सो यहाँ पर एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हमने अटैच कर रखा है एक सर्किट में को कुछ यूँ के दरमियान में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है. नेक्स्ट यहाँ पर थर्ड लूप के अंदर यहाँ पर भी अटैच कर रखी गई है, एक बैटरी अटैच की गई है. इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से सर्किट को क्लोज करते वक्त एक और रेजिस्टेंस यूज़ की गई है. सो यहाँ पर हम सर्किट को कर देते हैं क्लोज, और क्लोज करते वक्त भी नीचे एक रेजिस्टेंस मौजूद है. ठीक है, वो रेजिस्टेंस लगी हुई है कुछ यहाँ पर. सो अगर अब हम इनकी वैल्यूज़ देखें तो यहाँ पर जो बैटरी गिवन है, इस बैटरी के लिए वैल्यू गिवन है E1 और इसके लिए वैल्यू है जी 9 वोल्ट. इस रेजिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ R1 का, और इस रेजिस्टेंस के लिए वैल्यू है 18 ओम.
ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं जी 12 ओहम, और इसका नाम R2, वैल्यू इसकी 12 ओहम। और ये जो बैटरी दूसरी लगी हुई है, ये बैटरी 6 वोल्ट्स। अब दोनों बैटरीज तो सपोर्टिव रोल प्ले कर रही हैं सर्किट के अंदर, कि दोनों इस तरह से लगी हैं कि दोनों पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने का काम करेंगी। नेक्स्ट, अब सबसे पहले दो लूप्स हैं, तो दो इसके लिए आप इक्वेशंस लिखेंगे। सो फर्स्ट इक्वेशन हम कुछ यूँ लिखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन लिखी जाएगी जी, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं तो मुझे करंट की डायरेक्शन देनी होगी, तो दोनों करंट्स की डायरेक्शन को मैं क्लॉकवाइज कंसिडर कर लेता हूं कि दोनों तरफ क्लॉकवाइज हम चल रहे हैं, ठीक है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है कि दोनों रेजिस्टेंसेज में से कितना करंट गुजर रहा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द टोटल करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द बोथ रेजिस्टर्स, R1 में से और R2 में से, दोनों में से कितना कितना करंट फ्लो कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर मैं इस लूप के लिए लिखूं तो इस लूप के लिए मैं कुछ यूँ लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं करंट की वैल्यू का नाम दे देता हूँ I1, यहाँ पर इस लूप में करंट को नाम दे देता हूँ I2। सो सबसे पहले डाटा, तो डाटा के अंदर E1 की वैल्यू हमें गिवन है 9 वोल्ट्स। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमें गिवन है R1 दैट इज़ 18 ओहम। थर्ड चीज़ जो हमें गिवन है दैट इज़ 12 ओहम। R2 इज इक्वल्स टू 12 ओहम। और लास्ट हमें जो गिवन है सेकंड बैटरी की EMF दैट इज़ पोटेंशियल, वो गिवन है जी 6 वोल्ट। और हमसे रिक्वायर्ड है कि दोनों रेजिस्टेंसेज में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो याद रखिएगा, ये जो सेंटर में रेजिस्टेंस है इसमें से दोनों करंट पास कर रहे होंगे और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट, और इस रेजिस्टेंस में से सिर्फ एक ही करंट पास कर रहा होगा, वो कौन सा होगा, I2। एक तो हमें फाइंड करना है I2 और एक हमें फाइंड करना है डेल्टा I दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस R1। सो अगर हम आगे चलें तो हम दोनों लूप्स के लिए इक्वेशन लिखें। तो फर्स्ट लूप के लिए इक्वेशन कुछ यूँ होगी। इक्वेशन बनाना ज़रूरी इसलिए है कि इक्वेशन होगी तो हम कंपेयर करके I1 और I2 को कैलकुलेट करेंगे। सो इफ़ यू राइट डाउन द इक्वेशन, मैं यहाँ पर क्लॉकवाइज चलूँ तो सबसे पहले यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं, E1 और माइनस साइन के साथ, माइनस E1, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज चलना है। बड़े टर्मिनल से एंट्रेंस, छोटे टर्मिनल का एग्जिट, आगे रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस में वैल्यू पोटेंशियल की ड्रॉप करती है। सो I1 माइनस I2 इंटू R1, और आगे कोई कंपोनेंट नहीं है, इज इक्वल्स टू 0। लेट अस पुट द वैल्यूज फर्स्ट। अगर हम वैल्यूज पुट करें तो E1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, दैट इज़ 9 वोल्ट्स, माइनस I1 हमने कैलकुलेट करना है, माइनस I2 ये भी कैलकुलेट करना है, और R1 की वैल्यू गिवन है 18 ओहम विच इज़ इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कुछ यूँ लिख सकते हैं, माइनस I1 माइनस I2 into 18 is equals to 9. Now I can say this, minus I1 plus I2 is equals to 9 by 18. यानी 18 डिवाइड कर दिया, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, सो I2 will be equal to 9 और 18 को कैंसिल करें, 1/2 प्लस I1। मैंने I2 को अलग करने के लिए I1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया और इसको मैं नाम दे रहा हूँ रिलेशन नंबर 1। सो इफ़ वी मूव टू सेकंड लूप के अंदर सिचुएशन कुछ यूँ है कि यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी दैट इक्वेशन विल बी, यहाँ से अगर हम स्टार्ट कर लें क्लॉकवाइज तो सबसे पहले पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट है, सो इट विल बी माइनस E2, क्योंकि इस बैटरी को हमने E2 का नाम दे रखा है। नेक्स्ट चीज़ रेजिस्टेंस R2, I2 R2 माइनस ये रेजिस्टेंस, इसमें से अब दोनों करंट्स फ्लो कर रहे हैं, तो हम जिस करंट को कंसिडर कर रहे हैं उसमें से दूसरा करंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, I2 माइनस I1 इंटू R1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। E2 के लिए वैल्यू पुट हो जाएगी 6 वोल्ट माइनस I2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है, और I2 किसकी इक्वल है, 1/2 I1। मैंने वैल्यू पहले से कैलकुलेट कर रखी है, तो इसी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, I2 प्लस I1 इंटू
R2 और R2 की वैल्यू कितनी है जी? R2 की वैल्यू हमें गिवन है 12 माइनस वंस अगेन I2 को फिर से 1/2 प्लस I1 1/2 प्लस I1 और ये वाला I1 एज इट इज R1 और R1 की वैल्यू है 18 विच इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम सिंप्लीफाई करते हुए कुछ यूँ कर सकते हैं। अगर हम बच्चों इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें तो I1 से कैंसिल हो जाएगा और 12 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन विल बिकम -6 माइनस 12 I1, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट I1 और I1 कैंसिल, 2 को इससे कैंसिल कर दें 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0, -9 -6 इन सबको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास जो आंसर बनता है दैट इज़ 9 6 15 15 माइनस 6 -21, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें -12 -12y1 इज इक्वल्स टू 21। नेक्स्ट 12 और 21 को आपस में स्विच कर दें I1 विल बी इक्वल टू 21 ओवर 12 और साइन माइनस I1 विल बी इक्वल्स टू -7 ओवर 4। I1 विल बी इक्वल टू 7 ओवर 4 को कैलकुलेट करें तो 7 ओवर 4 को कैलकुलेट करने पर आंसर आता है 7/4 इज इक्वल्स टू 1.75 एम्पेयर। नेक्स्ट अगर 1.75 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करें तो ये नंबर 1 के अंदर तो I2 विल बी इक्वल टू I2 इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1.75। अच्छा, वो आंसर माइनस में आने की वजह ये है कि दोनों बैटरीज जिस तरह लगी हैं अगर उनको आप देखें ना तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट बनती है, चाहे वो क्लॉकवाइज है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने इस रेजिस्टेंस में से गुजरना है ना तो ये करंट मूव करेगा अपवर्ड, वो करंट मूव करेगा डाउनवर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन उस लूप में क्या होगी? ऑपोजिट। तो इस वजह से I1 के साथ साइन कौन सा आ रहा है? माइनस, क्योंकि किसी एक बैटरी के साथ तो हमने माइनस लगाना है। अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें I2 की वैल्यू तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I2 विल बी इक्वल टू 1.75 minus 0.5, so the answer will 1.25 minus 1.25 एम्पेयर। और करंट क्लॉकवाइज चल रहा है ना तो क्लॉकवाइज करंट को हमने नेगेटिव साइन लगा रखा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंटी क्लॉकवाइज करंट हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज को हम हमेशा नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ये बात आपने पढ़ रखी है और पहले भी आपको बताई गई काफ़ी दफ़ा, क्लॉकवाइज हमेशा हम चीज़ों को नेगेटिव के तौर पर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आ गया, हमने I2 कैलकुलेट कर लिया। I2 क्या थी जी? I2 इस रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजर रहा है वो I2 था, क्योंकि इस लूप में सिर्फ और सिर्फ करंट I2 ही है। सो करंट थ्रू R2 इज इक्वल्स टू R2 में से गुजरने वाला करंट सिर्फ I2 है और I2 की वैल्यू कितनी है? I2 इज 1.25 एम्पेयर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है करंट थ्रू R1 और R1 का करंट किसके इक्वल? मैंने कहा चेंज इन करंट डेल्टा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन यहाँ पर इसमें ऑपोजिट, तो दोनों आपस में से माइनस होंगे। तो माइनस करते वक्त आप लिख दें I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं लिख रहा हूँ I2 माइनस I1, वैल्यूज़ पुट करें तो करंट थ्रू R1 विल बी I2 की वैल्यू -1.25 माइनस इंटू माइनस 1.75। इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें सो आंसर विल बी 0.5 एम्पेयर। रेजिस्टेंस R2 में से करंट गुजर रहा है 1.25 एम्पेयर, जबकि रेजिस्टेंस R1 में से करंट गुजर रहा है 0.5 एम्पेयर। तो ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 13.7। नेक्स्ट लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल जी न्यूमेरिकल नंबर 13.8। सेम वही तरीक़ेकार, किरचॉफ के रूल्स यूज़ होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। 5 रेजिस्टेंसेस हैं तो रेजिस्टेंसेस से घबराना नहीं है, सिंपली
उसको अपने कॉन्सेप्ट के मुताबिक सॉल्व करें, थिंग्स विल बी इन योर फेवर। सो लेट्स स्टार्ट। अगर हम इसको स्टार्ट करें तो find the current and the power dissipated in each resistance of the circuit shown in the figure। सबसे पहले तो डायग्राम ड्रॉ करें, उसमें टोटल रेजिस्टेंसेस लगनी हैं 2 to 4 and 6 रेजिस्टेंसेस और 2 बैटरीज। सो 6 रेजिस्टेंसेस। ये न्यूमेरिकल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम में नॉर्मली यही देखा गया है कि इस तरह के न्यूमेरिकल्स को नहीं पूछा जाता। यहाँ पर जी फर्स्ट बैटरी लगी है और इस बैटरी के लिए वैल्यू गिवन है जी 6 वोल्ट और मैं इसको नाम दे दूँगा E1 का। नेक्स्ट चीज़ दूसरी एक रेजिस्टेंस लगी है जी 1 ओहम यहाँ पर, और इस रेजिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ R1 इज़ इक्वल्स टू 1 ओहम। नेक्स्ट चलें तो यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है, दिस रेजिस्टेंस इज ऑल्सो 1 ओहम, 1 ओहम। यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस, इसको मैं नाम दे रहा हूँ R2 का। नेक्स्ट एक रेजिस्टेंस लगी है, दैट रेजिस्टेंस इज ऑफ 2 ओहम और इस रेजिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ R3 दैट इज़ 2 ओहम। नेक्स्ट फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है और इस रेजिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं जी R4 दैट इज़ 1 ओहम। तरतीब से फ़र्क नहीं पड़ता, आप जिसको जो मर्ज़ी नाम दे दें उसी के अगेंस्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जी, यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को R4 तक हो गया तो इसको नाम दे देते हैं R5 और इसकी वैल्यू गिवन है 2 ओहम। यहाँ पर बीच में एक बैटरी है और 10 वोल्ट और पॉजिटिव नेगेटिव 10 वोल्ट्स और लास्ट एक रेजिस्टेंस है दैट इज़ 1 ओहम और वो यहाँ पर लगी है। हमने कैलकुलेट करनी है करंट की वैल्यू और पावर की वैल्यू हर रजिस्टर में से, कि हर रजिस्टर में जो पावर डिसिपेट हो रही है और जो करंट की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट करनी है कि कितनी है। लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर 2 करंट्स कंसिडर कर रहा हूँ, वो दोनों क्लॉकवाइज इस सर्किट में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो करंट है इसको हम I1 का नाम दे रहे हैं, यहाँ से हम जो करंट गुजर है वो I2। अब याद रखिएगा इस रजिस्टर में से एक ही करंट गुजर रहा है, इस रेजिस्टेंस में से भी एक ही करंट गुजर रहा है और वो कौन सा है I1। तो जी तो हमने कैलकुलेट करना है जी। सो हमने ये बात याद रखनी है कि इस रेजिस्टेंस R1 और इस रेजिस्टेंस R2 में से सिर्फ करंट गुजर रहा है I1। रेजिस्टेंस R4, R5, R6 में से सिर्फ और सिर्फ करंट गुजर रहा है I2। मतलब अगर हमने I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर दी तो R1 और R2 में से जो करंट गुजर रहा है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह R4, R5 और R6 के करंट को फाइंड करने के लिए हमने सिर्फ I2 को कैलकुलेट करना है। और रही बात R3 के लिए, तो R3 में से दोनों करंट पास करेंगे, I1 भी I2 भी, तो उसके लिए हमने टोटल देखना होगा कि कितना करंट उसमें से पास कर रहा है। नेक्स्ट पावर, तो पावर के लिए फार्मूला लग जाएगा I²R और I तो हमने हर एक के लिए करंट की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ली है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसके लिए लिखेंगे किरचॉफ्स की इक्वेशन, लेकिन काम बड़ा ध्यान से करना है आपने। 6 रेजिस्टेंसेस, 2 बैटरीज, कोई साइन एक भी गलत हो गया सारी की सारी मेहनत ज़ाया है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं सबसे पहले जी इस लूप को स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट से। सबसे पहले लगी है जी बैटरी E1 प्लस E1। नेक्स्ट रेजिस्टेंस है I1 R1 के साथ ड्रॉप करवा रही है पोटेंशियल को, I1 R1 माइनस R3 है I1 माइनस I2, क्योंकि 2 करंट है उसमें तो नेगेटिव का साइन, माइनस I1 R2 विच इज़ इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते हैं और इस इक्वेशन में अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँ सो E1 की जगह पुट हो जाएगा 6 माइनस I1 की वैल्यू हमें नहीं गिवन, R1
R1 की वैल्यू है 1, तो उसको मैं नहीं लिख रहा, माइनस I1 माइनस I2 इंटू R3, और R3 की वैल्यू है 2, माइनस I1, फिर से हमें नहीं गिवन I1, और R2 की वैल्यू है 1, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, सो देयर इज़ नो नीड टू राइट इट। सो नेक्स्ट अगर हम मूव करें, नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है वैल्यू, यहाँ से किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम, इधर I1 और I2 की, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और चीज़ें सॉल्व करना आसान हो जाएंगी। तो मैं इस सारे फैक्टर को अगर ओपन कर लूँ तो 6 माइनस I1 माइनस 2I1 प्लस 2I2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई तो 2I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आप यहाँ से अगर हम I1 कैलकुलेट कर लें या I2 कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, I1 और ये I1, तो ये हो जाएगा माइनस 4I1 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू माइनस 6, या आप यूँ रहने दें, 6 को यहीं पर रहने दें, इज इक्वल्स टू 0, I1 को तो शिफ्ट कर देते हैं, 6 प्लस 2I2 इज इक्वल्स टू 4I1, और 4 को यहाँ पर कर दें डिवाइड। सो अगर 4 को डिवाइड करें तो I1 विल बी इक्वल टू 4 6 के साथ कैंसिल, 3/2 प्लस 4 I1 से कैंसिल, तो 0.5 I2। नेक्स्ट सेकंड साइड पर आ जाएं, दूसरे लूप में दूसरे लूप की इक्वेशन लिखें, इस लूप की। तो इस लूप को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस पॉइंट से, और अगर हम स्टार्ट करें तो उसी तरह किरचॉफ सेकंड रूल यूज़ करना है, और यहीं से अगर स्टार्ट करें तो I2 माइनस I2 R4 माइनस I2 R5 माइनस I2 R5। नेक्स्ट बैटरी बड़े टर्मिनल सेंटर्स है, छोटे का एग्जिट है, तो माइनस E2, मैं इसको नाम दे रहा हूँ E2 का। नेक्स्ट चलें R6, और R6 के लिए वैल्यू होगी माइनस I2 R6 माइनस, ये रेजिस्टेंस और इसमें से 2 करंट पास कर रहे हैं, I2 भी I1 भी, माइनस I2 माइनस I1 R3 विच इज़ इक्वल्स टू 0, E1 इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। नेक्स्ट अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास माइनस I2 हमें नहीं गिवन, R4 की वैल्यू है 1, मैं नहीं लिख रहा उसको। नेक्स्ट I2 हमें नहीं गिवन, तो I2 के साथ वैल्यू है R5, और R5 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2I2 माइनस E2 10 माइनस I2 R6 की वैल्यू है 1, और I2 एज इट इज़, तो माइनस I2 माइनस I2 माइनस I1, और I1 की वैल्यू कितनी है, I1 की वैल्यू है जी 3/2 0.5 I2, 3/2 प्लस, और ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो आपने माइनस साइन स्किप नहीं करना, माइनस लगाना है यहाँ पर, और माइनस 0.5 I2 इंटू 2, ये बाहर रेजिस्टेंस जो R3 की है वो हमें कितनी गिवन है, दैट इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट चीज़ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन, और उससे पहले मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, और माइनस I2 माइनस 2I2 माइनस I2, ये हो जाएगा माइनस 4I2 माइनस 10 माइनस 2I2 माइनस 3 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2I2 2 से कैंसिल, 2 0.5 से मल्टीप्लाई होके 1। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा मज़ीद इसको बेहतर करें, 4I2 माइनस 10 माइनस 2I2 माइनस प्लस
प्लस 3 प्लस I2 इज इक्वल्स टू 0, 4 माइनस 2 6, 6 प्लस 1 5, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस होगा और प्लस 1 5, माइनस 5 माइनस 5 I2 4 to 6 और यहाँ पर प्लस का साइन तो 4 और 2 6 माइनस 1 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मज़ीद बेहतर करें तो I2 विल बी इक्वल टू 7/5 विद माइनस साइन और I2 का यहाँ से आंसर हो जाएगा I2 विल बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 5, 7 डिवाइडेड बाई 5 तो ये आंसर हमारे पास आता है 1.4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 1.4 एम्पेयर। सो I2 हमने कर लिया कैलकुलेट। I2 कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, I2 की वैल्यू को पुट कर देना है यहाँ पर ताकि हम I1 भी अपना कैलकुलेट कर लें। सो अगर हम I2 की वैल्यू पुट कर दें तो I2 की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो इक्वेशन होगी दैट विल बी I1 इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 0.5 I2 और I2 की वैल्यू 1.4, यहाँ पर 1.4 पुट करने के बाद मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1.4 मल्टीप्लाई बाय 5, 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1.4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो ये आंसर आ गया हमारे पास 7/10 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है जी 2.2। तो हमारे पास ये आंसर कितना आ जाता है जी, I1 के लिए आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज़ 2.2। सो अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, सॉरी यहाँ पर ये साइन माइनस था, आई एम सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर ये साइन माइनस होगा तो माइनस करने पर इस वैल्यू को अगर हम देखें तो आंसर कितना आता है 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1.4 इंटू 0.5, 0.5 इंटू माइनस 1.4, आई एम सॉरी फॉर दिस, मैंने वो साइन स्किप किया, 0.8। तो हमारे पास I1 का आंसर कितना आता है, I1 इज इक्वल्स टू 0.8 एम्पेयर। सो I1 भी कैलकुलेट हो गया, I2 भी कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट काम अब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपने हर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वैल्यू बतानी है कितनी है। अब इस रेजिस्टेंस में से करंट कितना गुजर है, I1 सिर्फ एक ही करंट है, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी करंट की, यहाँ पे करंट होगा, करंट शुड बी इक्वल टू 0.8, I1 की वैल्यू 0.8 एम्पेयर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी एक ही करंट पास कर रहा है इस लूप में से, वो I1 ही है, तो इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर भी होगी 0.8 एम्पेयर। R4 में से सिर्फ I2 पास कर रहा है करंट, तो R4 के लिए वैल्यू होगी 1.4, यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी दैट विल बी 1.4। R5 में से जो करंट गुजर रहा है वो भी सिर्फ यही है और इसकी वैल्यू भी होगी 1.4 और यहाँ पर R.6 के लिए भी 1.4। रही बात R3 के लिए सिचुएशन, तो R3 में वैल्यूज़ ऐड होंगी, क्यों, क्योंकि दो करंट्स हैं ना, तो दोनों करंट्स को अगर हम आपस में ऐड कर लें, ऐड असल में नहीं है, वहाँ पर होता यूँ है कि इस रेजिस्टेंस में से दो करंट पास कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट, तो हम करेंगे क्या, हम डेल्टा आई कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू I1 माइनस I2, डेल्टा आई इज इक्वल्स टू I1, I1 की वैल्यू हमें गिवन है 0.8 माइनस इंटू माइनस I2 दैट इज़ 1.4 और इन दोनों को ऐड कर लें, डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 2.2 एम्पेयर। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजर रहा है दैट इज़ 2.2 एम्पेयर। नेक्स्ट आ गई पावर। पावर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। हर एक की रेजिस्टेंस को उसके करंट से मल्टीप्लाई करते जाना है स्क्वायर के साथ। सो मैं अगर R1 के लिए पावर फाइंड करूं तो यहाँ पर पावर की वैल्यू होगी 0.8 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0.8 स्क्वायर, तो ये आंसर हमारे पास आता है 0.64 और यूनिट वॉट। इस रेजिस्टेंस के लिए भी करें तो कितना आएगा 0.64 वॉट
इस रेजिस्टेंस के लिए करें तो 1.4 स्क्वायर, ये आंसर हमारे पास आएगा 1.96। इस रेजिस्टेंस के लिए कर लें तो ये भी 1.96, इस रेजिस्टेंस के लिए भी करेंगे तो 1.96। फार्मूला यही रहना है, P = I स्क्वायर R। 1 के लिए कर रहे हैं तो P1 आया I स्क्वायर R1, 2 के लिए कर रहे हैं P = I स्क्वायर R2 एंड सो ऑन। R3 के ऊपर भी उसी तरह, पर लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर सॉल्व करता है कि रेजिस्टेंस 2 है, यहाँ पर भी 2 थी, सॉरी ये आंसर भी इसका मल्टीपल होना चाहिए, 1.96 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आंसर आता है हमारे पास इस रेजिस्टेंस का आएगा 3.92। और यहाँ पर 2.2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितनी है 2, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आएगा 9.68, जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर डिसिपेशन होगी। तो हमारे आंसर्स हैं जी 0.8, नेक्स्ट 0.8 इसका भी ऑब्वियसली, 1.4 यहाँ पर 1.4 इसका, नेक्स्ट 1.96 एंड सो ऑन, सारे के सारे आंसर हमारे मैच। ये था जी हमारा चैप्टर नंबर 13, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। सो इसको आप याद करें, कॉन्सेप्ट बनाएं। नेक्स्ट अब हमारा जो चैप्टर इसके बाद शुरू होना है ना बच्चों, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड फ्रॉम दिस, वेरी मच बियॉन्ड। और वहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स इन सब चीज़ों के ऊपर बेस करेंगे। अगर इन यहाँ पर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स की बेस बना ली तो आगे तो आप कामयाब हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी बेस नहीं ना बनाते, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ी ब्रांच है, और फिर सबसे पहले देखें ना, आपने चैप्टर 1 पढ़ा, चार्ज रेस्ट पे था, चैप्टर 2 पढ़ा, चार्ज मूव कर पड़ा, करंट बन गया। अब जब चार्ज मूव करता है तो आपने पढ़ा उसके 3 तरह के इफ़ेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट जो चैप्टर है वो करंट का पूरा एक इफ़ेक्ट के ऊपर चैप्टर है, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कि करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। मैंने आपको कहा था, मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में, कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। सो द टाइम हैज़ कम, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलें। तो इस चैप्टर की हद तक अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जी, EMF, ओहम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी वाला टॉपिक, द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, किरचॉफ रूल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, और लास्ट चीज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, इट इज़ वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और लास्ट पे आपने एक पढ़ा था पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर भी कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बोर्ड में पूछा जाता है, तो इस चीज़ को पढ़ें, याद करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करें। अल्लाह हाफ़िज़।